हेलो, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस के आने वाले मेंस एग्जाम के लिए बेहद जरूरी, बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एसे है। एसे विद मॉडल एसे, मतलब एसे के साथ इसका मॉडल पूरा जो है कि कैसे जो है इस निबंध को लिखना है। तो टॉपिक्स भी दे रहे हैं हम आपको, लिख के भी दिखा रहे हैं। इसकी पूरी सीरीज है ये। वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें। कोई आपका कमेंट हो, कोई फीडबैक हो, सजेशन हो तो आप प्लीज जरूर बताएं कमेंट करके। अब देखिए, यूपी पीसीएस मेंस होता है 1500 नंबर का, 1200 नंबर का जीएस, 1200 नंबर 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का होता है मेंस का एसे यानी निबंध। 3 सेक्शन होते हैं निबंध के पेपर में। हर सेक्शन में 3-3 पार्ट होते हैं और हर सेक्शन से एक एक निबंध चूज करके आपको लिखना होता है। तो टोटल मिला के 3 आपको निबंध लिखने हैं पेपर में। 3 घंटे का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है। इसमें टारगेट रखें कि कम से कम 100 के आसपास आपके निबंध में नंबर आने ही चाहिए, नहीं तो रैंक काफी ऊपर नीचे हो सकती है। और यह बिल्कुल किया जा सकता है अगर आपने एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करी हो। देखिए, मेंस के एग्जाम से पहले आप कम से कम हर सेक्शन के जो जो टॉपिक्स हैं उसके 2-2, 3-3, 4-4 निबंध लिख के ही जाएं, अदरवाइज वहां पे नहीं चलता है। कीवर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, कहां से इंट्रो चालू करें, कहां बॉडी में क्या लिखें, कंक्लूजन कहां से दें, कौन सा फैक्ट कहां डालें, कुछ नहीं समझ में आएगा भाई। इसीलिए एसे की इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस बेहद जरूरी है। मेंस का एक्चुअली जो 1500 नंबर है ना भाई, उसमें एक एक नंबर जरूरी है। तो चाहे वो एसे हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जीएस हो, एसे वाले में भाई 100 नंबर लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस करके ही जाइए। मेंस के एसे का इंटेंसिव राइटिंग प्रैक्टिस हमारा जो है ग्रुप चल रहा है, पेड ग्रुप चल रहा है पूरा। हर एक सेक्शन में जो 3-3 पार्ट है ना, तो यानी कि टोटल मिला के 9 टाइप के एसे पेपर में आते हैं, जिसमें से 3 आपको करने पड़ते हैं। तो इन 9 टाइप के हम 4-4 एसे, जो जिस तरह के निबंध पूछे गए हैं अभी तक यूपीपीएससी आयोग ने यूपीपीसीएस एग्जाम में, उस तरह के निबंध मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्लस उसको करंट से लिंक करके, जो लेटेस्ट स्कीम है उन सब से लिंक करके हम 36 ऐसे प्रैक्टिस करा रहे हैं। इंटेंसिव प्रैक्टिस इसमें चल रही है हमारे ऐसे राइटिंग वाले ग्रुप में। ठीक है, हर जो टाइप है उसके 4-4 ऐसे विद मॉडल ऐसे आप उसको लिख के दोगे, फिर उसकी चेकिंग करी जाएगी, जो है पूरा फीडबैक दिया जाएगा, पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा। इस ग्रुप को आप ज्वाइन करके एसे में आराम से 100 के आसपास नंबर ला सकते हैं। बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। यूपी पीसीएस में हम आज से नहीं 9-9.5 साल से हैं। और यूपी पीसीएस के लिए प्री और मेंस हो, चाहे इंटरव्यू तक, फाइनल सिलेक्शन तक की बात करें, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से पिछले 9.5 साल से 9 साल से अब माने कि भाई सबसे ज्यादा, चाहे प्री का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, सबसे ज्यादा यूपी पीसीएस के सिलेक्शन होते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से। ठीक है, तो ऐसे को इस तरह से करें आप, है ना। और बहुत सारे टॉपर्स ऑलरेडी इस तरह से करके एसडीएम डीएसपी और विभिन्न पोस्ट पे जो है बन चुके हैं, सिलेक्टेड है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट के। आपने जो है वीडियोस, इंटरव्यू वगैरह बहुत देखे होंगे। ठीक है, बाकी कोई फीडबैक, कमेंट, कोई सजेशन, कुछ कहना चाहते हैं प्लीज लिख के बताएं। मोस्ट एक्सपेक्टेड ऐसे हैं ये भाई, थोड़ा लाइक वगैरह शेयर करिए तो थोड़े और आपको दिए जाएं। निबंध लेखन के इस क्रम में आज हम देखेंगे अपने निबंध का 14वां विषय, और जितने भी अति संभावित विषय हैं उन पर हम एक क्रमबद्ध तरीके से चर्चा कर रहे हैं, खंडवार चर्चा कर रहे हैं, जैसे आयोग आपको देता है। आयोग आपको विभिन्न खंडों में, 3 खंडों में बांटकर कुछ 3-3 विषय देता है, मतलब कुल मिलाकर 9 विषय। तो ये जो 9 विषय हैं, प्रत्येक से 3, इनमें आपको एक एक का चुनाव करना होता है, लिखना होता है। क्षेत्र इनके बहुआयामी होते हैं। पहला खंड विभिन्न क्षेत्रों से परिपूर्ण होता है, साहित्य से संबंधित, सामाजिक समस्याओं से संबंधित। वैसे ही कुछ जो तीसरे खंड में आप देखते हैं तो आपदाएं और सरकारी योजनाओं से संबंधित, आर्थिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है ना। बहुत सारे एरिया, बहुत सारे आयाम, मतलब लगभग जितने आयाम हो सकते हैं विचारों के, उन सब को आयोग के द्वारा शीर्षकों के माध्यम से कवर किया जाता है। यानी आपकी बहुआयामी दृष्टि और दृष्टिकोण को देखना, परखना, ये परीक्षक का काम है और संस्था का काम है, ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सके। यानी आप हर क्षेत्र में समझने, सोचने और लिखने में सक्षम हो। तो इसी प्रकार से हमने भी यहाँ पर टॉपिक्स को डिजाइन किया है ताकि अलग अलग आयामों में आपको लिखने का अवसर मिले, समझने का अवसर मिले। तो 14वां विषय भी हमारा इसी प्रकार से यहाँ आप देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा यह विषय यानी 14वें नंबर का है, विश्व व्यवस्था में भारत का उदय। भारत कोई आज की सभ्यता नहीं है, आज का देश नहीं है, बहुत पहले से हम मौजूद हैं
बहुत सारी सभ्यताएं आई और चली गई, लेकिन भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति लंबे अरसे से है और बनी हुई है। लेकिन विश्व व्यवस्था जो चल रही है, विश्व व्यवस्था में भी बदलाव होते हैं, परिवर्तन आते हैं। तो विश्व व्यवस्था जो चल रही है उसमें भारत किस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर पा रहा है, किस प्रकार से उदित हो रहा है, और भारत के सामने क्या अवसर हैं, भारत के सामने क्या अवसर हैं, भारत के क्या उत्तरदायित्व हैं। अवसर के साथ साथ जब हमारे पास सामर्थ्य बढ़ता है, हमारी ताकत बढ़ती है, तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, उत्तरदायित्व भी आते हैं। और उन उत्तरदायित्वों का अगर हम सही तरीके से निर्वहन कर पाते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे सामर्थ्य में भी वृद्धि होती है, हमारी साख भी मजबूत होती है, लोग हमें मानते हैं। जैसे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की छवि है, और छवि कैसी है, एक बड़े भाई की है, एक मजबूत आधार की है, जो कि अपने से छोटे पड़ोसी देशों की मदद करने में हमेशा से विश्वास करता है। अब ये अलग बात है कि कुछ पड़ोसी ऐसे भी हैं जो कि हमें तंग करते हैं, है ना, तो वो दूसरी चीज है, पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो भाई एक अच्छा निबंध लिखने के लिए, चाहे आप छोटा निबंध लिख रहे हो या बड़ा निबंध लिख रहे हो, योजना बनानी आवश्यक है। इनफैक्ट किसी भी काम को करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से चलेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी, या गलतियां अगर होती भी हैं तो वो इस स्तर की नहीं हो जाएंगी कि उन्हें सुधारा न जा सके। छोटा निबंध आपको लिखना होता है, छोटे आकार के निबंध लिखने होते हैं, 700 शब्द बहुत ज्यादा नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में अगर आप किसी भी खास क्षेत्र में, पता लगा प्रस्तावना को आपने शुरू किया और उसमें कोई खास विषय को, कोई ऐसा टॉपिक, एक ऐसा बिंदु आपको मिल गया जिस पर कि आप खूब जानते हैं, तो आपने उस पर लिख दिया, ढेर सारा लिख दिया। लिखना था 2 लाइन और उसके बाद मुद्दा बदलना था, हमें अगले पार्ट की ओर या अगले पड़ाव की ओर जाना था, तो हमने वो काम नहीं किया, हमने उसी टॉपिक पर लिखना प्रारंभ कर दिया और एक पैराग्राफ बड़ा सा लिख दिया। अब पता लगा इस छोटे से निबंध में एक बड़ा पैराग्राफ आपने सिर्फ एक बिंदु पर खर्च कर दिया। परिणाम ये होगा कि या तो निबंध को आप बढ़ाइए ताकि सारे आयाम उसमें कवर हो सके, जितने बिंदु उसमें शामिल होने चाहिए थे उन सभी को आप सम्मिलित कर सके, या तो आप ये काम करिए, और नहीं तो फिर आप ये काम करें जो कि आपको नहीं करना चाहिए, कि आप कुछ पॉइंट्स को छोड़ दें। तो ये दोनों ही असंतुलित स्थितियां हैं, दोनों ही स्थितियों में आपको अच्छे नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। निबंध में संतुलन होना आवश्यक है, या लेखन शैली जो भी आप लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, उसमें एक संतुलित उत्तर आपका मिलना आवश्यक है। मतलब प्रश्न के हर पक्ष को आपको छूना होगा। वैसे ही निबंध में जितने आयाम संभव हो सकते हैं एक शीर्षक से संबंधित, उन सभी को टटोलना ये आपका कर्तव्य है। तो आप किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। इसीलिए जब आप योजनाबद्ध तरीके से आरंभ करते हैं तो जो पॉइंट्स आप तय करते हैं वो आपको याद दिलाते रहते हैं। बिंदु आप तय करते हैं अपने प्रारूप में कि हम इन बिंदुओं पर लिखेंगे, और वो पेज के पिछले हिस्से में, मतलब रफ एरिया जो होता है, वहां पर आप नोट कर लेते हैं। जब आप लिखने के फ्लो में आते हैं तो जिन बिंदुओं को आप कवर करते जाते हैं उन्हें काटते जाइए प्रारूप में से, और जो आगे वाले पॉइंट्स हैं उनको देखते जाइए कि अच्छा इसके बाद ये वाला आएगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो लेखन कला है वो बेहतर होकर उभर कर सामने आएगी, और कुछ दिनों बाद आपका एक ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि आपको ऐसे ही, एक बार आपने प्रारूप बनाया, आपके दिमाग में वो छप जाएगा, आपको याद रह जाएगा कि इस बिंदु के बाद मुझे ये जोड़ना है, ये कविता, ये उद्धरण शामिल करना है। आप देखिएगा निबंध आपका बड़ा ही चुस्त दुरुस्त और बहुत ही बेहतर होगा। फिलहाल हम इस निबंध पर चर्चा करते हैं। तो ये है विश्व व्यवस्था में भारत का उदय, और किस दृष्टिकोण से, तो अवसर और उत्तरदायित्व। क्या लिखें इसमें? देखिए भाई, इसमें पहली चीज तो प्रारूप बनाने की बात की गई, तो आप ये दिखाइए कि 21वीं शताब्दी जो है, 21st सेंचुरी, ठीक है, ये जो 21वीं शताब्दी, इसमें बदलाव बहुत तेज हो रहा है। बदलाव हमेशा से होता रहा है, परिवर्तन समय के साथ होता है, नियम है ये प्रकृति का। बदलाव, दुनिया बदलती है, देश बदलते हैं, लोग बदलते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, तो ये होता है। लेकिन अब ये बदलाव बहुत रफ्तार में हो रहा है, और इसे आप खुद भी महसूस कर सकते हैं। यहाँ तक कि 21वीं शताब्दी का जो शुरुआती दौर था, एकदम शुरुआत, वहां भी ये बदलाव अपेक्षाकृत धीमा था, लेकिन अब ये और तेज रफ्तार में हो रहा है। तो परिवर्तन बहुत तेज हो रहा है। तो बदलाव की तेज रफ्तार, तेज रफ्तार, ठीक, ये एक चीज आपने जोड़ी। दूसरा क्या है,
दूसरा आप इसमें जोड़ सकते हैं, मतलब पॉइंट्स जोड़ सकते हैं। ये तो प्रारूप की ही चर्चा कर रहे हैं ना, प्रारूप के आधार पर लिखेंगे। आप लिख दीजिए कि भारत एक बहुत मतलब बदलाव हो रहा है, तो भारत एक बहुत महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। दूसरा, अब इसमें दूसरा पॉइंट, मतलब इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर आपको कम से कम एक पैराग्राफ लिखना होगा जो कि असल में प्रस्तावना है। ठीक है, यही आपकी प्रस्तावना है। उसके बाद आप लिखेंगे, चाहे तो उसी हिस्से को प्रस्तावना में ही ऐड कर लीजिए, नहीं तो अगले पार्ट में शामिल कर लीजिए, कि भारत जो है वो विश्व में बहुत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। भारत तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मतलब बड़ी आबादी हमारे पास है, और आबादी भी ऐसी नहीं है कि बुजुर्गों की आबादी है, युवाओं की आबादी है, और युवा शक्ति है, युवा बल है, तो कुछ भी करने में हम सक्षम हैं। अब ये अलग बात है कि हम उसे यूटिलाइज नहीं कर पाए, तो वो हमारी समस्या है। मतलब युवा हमारे लिए एक एसेट बनने की बजाय लाइबिलिटी बने, लाइबिलिटी भी क्या, धरती पर बोझ बन जाए, तो फिर वो समस्या देश की है और देश की नीतियों की है, या हमारे समाज का दोष है कि युवाओं को हम सही दिशा नहीं दिखा पा रहे हैं। ठीक है, तो भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा भारत के वैश्विक उत्तरदायित्व जो है उस पर चर्चा करेंगे। भारत के वैश्विक उत्तरदायित्व। ठीक है, भारत के वैश्विक उत्तरदायित्व क्या क्या हैं उनको हम देखेंगे, और उसमें बहुत सारे टॉपिक होंगे, अभी आगे उस पर डिस्कस किया जाएगा। पहले पॉइंट तो तय कर लिया जाए। प्रारूप बनाने में एक निबंध के प्रारूप पर 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 5 मिनट, और मतलब उसमें आप शीर्षक भी चुनेंगे और प्रारूप भी बनाएंगे। 3 निबंध आपको लिखने होते हैं, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 5×3 = 15। 15 मिनट में आपको शीर्षक का चयन भी कर लेना है, शीर्षक का चयन भी कर लेना है, और उसके साथ साथ उसकी ड्राफ्टिंग भी कर लेनी है। 3 घंटे में से अगर आप 15 मिनट खर्च करते हैं इस पूरे काम पर, तो इसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा बाकी के 1.25 घंटे में, माफ कीजिएगा 2.75 घंटे में। यानी जो बाकी का आपका बचा हुआ समय होगा उसमें आप बहुत तेज रफ्तार में आगे चलेंगे। मतलब निबंध के जिन शीर्षकों पर आप लिखना आरंभ कर देंगे तो प्रवाह इतना तेज रहेगा कि आप पूरा लिख कर ही मानेंगे, कहीं भटकाव, कहीं अटकाव नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि 2-3 पैराग्राफ लिखने के बाद आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है, जोश में आकर लोग शुरू कर देते हैं, लिखना शुरू कर देते हैं। निबंध के कोई विषय जो है उन्हें दिख गए अपने मन माफिक, तो शुरुआत बड़े धूमधाम से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करते करते अंत तक आते आते उनके विचारों का जो पिटारा है वो खाली हो जाता है, और विचारों का पिटारा जब खाली होता है तो फिर उन्हें कुछ सूझता नहीं है, तो इधर उधर की बातें या वही जो बातें उन्होंने ऊपर लिखी हुई थी उसको घुमाकर फिर डाल देते हैं। तो इससे क्या होता है, निबंध बोझिल हो जाता है, निबंध में सार्थकता नहीं रहती है, और नंबर अच्छे नहीं मिलते हैं। तो इसीलिए आवश्यक है कि भाई आप प्रारूप बनाइए। फिलहाल भारत के वैश्विक उत्तरदायित्वों की चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसकी चर्चा करना आवश्यक है। तो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ उसका जो मतलब पहलू है उसमें विशेष रूप से उसे जो एक नैतिक नेतृत्व की भूमिका मिली हुई है उसको हम जोड़ेंगे। मतलब वैश्विक नेतृत्व तभी विश्वसनीय माना जाएगा ना, विश्व स्तर का नेतृत्व अगर किसी का है, कोई देश जो है वो दुनिया को दिशा दिखाने का काम कर रहा है, तो उसको कोई भरोसेमंद तब मानेगा जब उसका घरेलू आधार मजबूत होगा। पता लगा हम दुनिया को सीख दे रहे हैं और हमारा घर ही तबाह है, वही चीजें हमारे ही घर में, अपने अपने देश में नहीं है, अपने लोगों में नहीं है, तो कौन हमारे ऊपर भरोसा करेगा। तो कम से कम भारत को एक विश्वसनीय वैश्विक छवि बनाने के लिए अपने देश को, यानी अपने आंतरिक भाग को बेहतर बनाना होगा, वो चीज यहाँ जरूरी है। ठीक है, तो उसको भी लिखेंगे।
नेतृत्व के साथ उत्तरदायित्व। ठीक है, कुल मिलाकर ये सारे पॉइंट्स ऐड करने के बाद आप ये बताइए कि विश्व व्यवस्था में भारत का उदय किस प्रकार से अवसरों के साथ समानता को ला सकता है, उत्तरदायित्व को ला सकता है। तो अब यहाँ पर जो उपसंहार है वहाँ पर विश्व व्यवस्था में भारत का उदय, जो कि असल में हमारा शीर्षक भी था, उसी के विषय में चर्चा करते हुए समाप्त करेंगे। विश्व व्यवस्था में भारत का उदय, इतने सारे पॉइंट्स हैं इसके उपसंहार में और शुरुआती हिस्से में, मतलब प्रस्तावना से लेकर उपसंहार तक। अब इसी पर आपको लिखना है। लिखें कैसे? तो शुरू कर दीजिए। अब इसमें क्या सोचना है? जब इतना आपने सोच लिया, कई सारे पॉइंट्स बना लिए, बिंदु बना लिए, तो अब इसमें रुकने की बात तो है नहीं। तो हम शुरू कर देते हैं। देखिए, इसमें आप लिख सकते हैं भाई, पहले 21वीं शताब्दी या 21वीं जो 21st सेंचुरी है उसकी बात हो रही है, तो उसके विषय में आप लिखेंगे कि 21वीं सदी में विश्व व्यवस्था तीव्र परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। विश्व व्यवस्था जो है वो तेज बदलाव से गुजर रही है। अभी इसी की चर्चा हो रही थी कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। तो एक ध्रुवीय व्यवस्था के स्थान पर अब बहुध्रुवीय व्यवस्था। पहले क्या होता था? पूरी दुनिया का एक केंद्र बनता था, एक ध्रुव बनता था। एक समय था ब्रिटेन ये भूमिका निभा रहा था, कहा जाता था कि वहां सूरज कभी डूबता नहीं। धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य, खोखला तो नहीं कह सकते, अंग्रेज वहां से निकले और दुनिया के बाकी हिस्सों में, अब इस समय अमेरिका को आप देख रहे हैं, तो वहां पर अमेरिका के मूल बाशिंदे कहाँ हैं और उन्हें लीडरशिप का कितना अवसर मिला? असली तो वहां कब्जा जमाए हुए हैं अंग्रेज, और वही है जो पहले इंग्लैंड में थे वो अमेरिका में जाकर विराज रहे हैं और दुनिया पर शासन करने की, हुकूमत करने की कोशिश कर रहे हैं और एक हद तक कर भी रहे हैं। ठीक है, तो ये कहने की बात है कि एक ध्रुवीय व्यवस्था खत्म हो गई है, वो अभी भी मौजूद है, लेकिन फिलहाल हमें थोड़ा किताबी स्तर पर लिखना होगा। तो हम लिखेंगे कि एक ध्रुवीय व्यवस्था के स्थान पर बहुध्रुवीय व्यवस्थाएं जो है वो उभर रही हैं, जिनमें भारत, चूंकि हमें अपने देश की चर्चा करनी है, तो भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरा है। ठीक है, भारत जो है वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरा है। अब किस प्रकार की शक्ति है? तो एक वैचारिक शक्ति है, एक नेतृत्व की शक्ति हमारे पास है और अच्छी खासी आबादी है अगर हम उसे सही तरीके से समायोजित कर पाए। आर्थिक विकास, जनसंख्या, सैन्य क्षमता, लोकतांत्रिक मूल्य भी इसमें शामिल कर लीजिएगा। इन सब के कारण भारत को वैश्विक नेतृत्व के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। ठीक बात है, ये हमारी प्रस्तावना हो जाएगी। इस प्रस्तावना में आप कुछ करंट अफेयर के डाटा भी जोड़ सकते हैं जिसमें कि भारत की लीडरशिप दिखाई देती हो, या किसी का कोई स्टेटमेंट हो जिससे कि भारत की बढ़ती हुई शक्ति को बल मिल सके या फिर प्रमाणित किया जा सके कि भारत की शक्ति सच में बढ़ रही है, तो उसको आप शामिल कर सकते हैं। इससे आपकी प्रस्तावना और ज़्यादा आकर्षक हो जाएगी। फिर धीरे धीरे अब निबंध की मेन बॉडी में हम प्रवेश करेंगे, और मेन बॉडी में प्रवेश करेंगे तो हम भारत की जो अर्थव्यवस्था वाली दशा है, मतलब आर्थिक दशा है, और भारत तेजी से ग्रो करती हुई इकोनॉमी है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अर्थ है तो सब कुछ है, यानी धन है तो सब कुछ है। तो आप लिखेंगे कि भारत विश्व की तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक, बड़ी सी युवा आबादी हमारे पास है, तकनीकी क्षमता भी धीरे धीरे करके विकसित हो रही है और नवाचार को भी हम अपनाते जा रहे हैं। तो इसका परिणाम यह है कि भारत को वैश्विक उत्पादन और सेवा केंद्र बनने का अवसर अवश्य ही प्राप्त हो रहा है, समय के साथ प्राप्त हो रहा है, तो उसको आप शामिल करिए। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका बढ़ रही है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भूमिका अब बढ़ रही है और निश्चित तौर पर दुनिया के बड़े बड़े देशों के लिए भी ये एक ईर्ष्या का विषय है। भारत बहुत तेजी से इस मामले में गति कर रहा है। इसके साथ आप ये लिख दीजिए कि अब हमारे जब अधिकार बढ़ते हैं तो दायित्व भी बढ़ते हैं। अधिकार अकेले नहीं आते, उसके साथ जिम्मेदारियां आती हैं। तो भारत का जो वैश्विक उत्तरदायित्व है वो क्या है, अब इस पर चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट पर हम एक एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ अपने हिसाब से लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि भारत का जो वैश्विक उत्तरदायित्व है वो भी हमारी जिम्मेदारियों के साथ बढ़ा है। जैसे कि वैश्विक मुद्दे क्या हो सकते हैं? सबसे हॉट टॉपिक इस समय या चिंता का टॉपिक जो है वो तो जलवायु परिवर्तन है, जो कि किसी के कंट्रोल में ही नहीं है ना। तो भारत का उसमें क्या रोल है जलवायु परिवर्तन में? हालांकि भारत की भूमिका उसमें उतनी है नहीं, भले ही हमारे पास दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी हो, प्रदूषण तो हम फैलाते हैं, वो तो मनुष्य कोई भी है तो फैलाता है,
लेकिन जितने बड़े बड़े देश कचरा फैला रहे हैं और धरती को नष्ट कर रहे हैं, उस मामले में तो हम कहीं पीछे हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारे वैश्विक उत्तरदायित्व क्या है? तो जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में योगदान देना, मतलब जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के क्षेत्र में योगदान देना और वैश्विक शांति स्थापित करना। दुनिया जलवायु परिवर्तन से डर रही है, लेकिन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। युद्ध कभी भी हो सकता है, कब छिड़ जाए कोई भरोसा नहीं। लोग तीसरे विश्व युद्ध की कल्पना करते हैं, तो दोनों विश्व युद्ध पीछे वाले जो हुए हैं उनको देखना चाहिए। उसमें भी छोटी छोटी लड़ाइयों से ही आगाज हुआ था। ऐसा नहीं था कि सीधे सीधे अमेरिका और जर्मनी और हिटलर और जो मित्र राष्ट्र हैं वो भिड़ गए थे। पहले छोटे छोटे हमलों से ये शुरुआत हुई थी। तो वही शुरुआत तो अभी भी होती हुई दिखाई दे रही। ईश्वर करें ये मामला यही ठंडा हो जाए, लेकिन अगर ठंडा नहीं हुआ और लंबा खिंचा तो परिणाम क्या होगा? अगर बहुत विकराल युद्ध नहीं भी हुआ तो एक बड़े स्तर पर देशों के गुट बनेंगे, और वो अभी भी बन रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जब गुटबाजी होगी तो युद्ध होगा, झगड़ा होगा। तो ऐसी जो युद्ध की संभावनाएं हैं, मतलब वो भी वैश्विक शांति को प्रभावित करेंगी। आप 2 विश्व युद्धों को देख लीजिए, दुनिया को उसने कितना, मतलब उन दोनों युद्धों ने कितना पीछे धकेलने का काम किया। विकास की रफ्तार को ही रोक दिया। जितना पैसा रुपया था, जितना माल खजाना था देशों के पास, उससे सब फूंक कर हथियार खरीदने में लगा दिया। जो देश जीते उनका भी उतना ही नुकसान हुआ, जो हार गए वो तो बर्बाद हो ही गए, है ना? तो युद्ध कभी भी विकास नहीं करवा सकता है, युद्ध कभी भी बेहतर अवसर नहीं दे सकता है। जो भी उन्नति होती है, विकास होता है, वो शांति काल में ही होता है। तो भारत को वैश्विक शांति में क्या भूमिका निभानी है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम क्या लिखेंगे भाई? हम ये लिख सकते हैं कि देखिए, वैश्विक शांति तो एक मामला है, उसके साथ साथ भारत कैसा देश? भारत विकासशील देश। भारत विकसित नहीं है। ठीक है कि हमारे पास आबादी है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो अच्छी रफ्तार में बढ़ रही है। और ये भी विडंबना है, ये भी एक व्यंग्य ही है कि भारत की इकोनॉमी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आंकड़े तो यही कहते हैं, जीडीपी हम लोग गिन रहे हैं, लेकिन भारत का जो आम आदमी है वो दिनों दिन जिस तरीके से इकोनॉमी ऊपर की ओर बढ़ रही है, वैसे ही आम आदमी की स्थिति जो है वो नीचे की ओर चली जा रही है। मतलब पूंजी का संकेंद्रण हो रहा है। पूंजी जो है यानी पैसा, वो कुछ चंद लोगों के हाथ में, कुछ चंद जो धन्ना सेठ हैं उनके हाथ में शिकंजे में आता जा रहा है। मतलब धनी लोग अपने देश में थोड़े से हैं और उन्हीं के पास देश की मैक्सिमम संपत्ति, और ये असंतोष का कारण है। बाकी जनता और फटेहाल और बदहाल और परेशान और लाचार होती जा रही है। किसी भी देश में, किसी भी व्यवस्था में, किसी भी समाज में अगर ऐसा होता है कि पूंजी का संकेंद्रण कुछ चंद हाथों में चला जाता है, तो ये हमेशा ही विप्लव को जन्म देता है, असंतोष को जन्म देता है, और इससे उस समाज की स्थिरता खतरे में पड़ जाती है। और भारत जैसे देश के लिए तो बहुत घातक है। हमारे पास बहुरंगे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो तो ठीक बात है, और बहुरंगे लोग हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो फिर भयंकर परिणाम होंगे, और सिर्फ भारत ही नहीं तबाह होगा, तब दुनिया तबाह हो जाएगी। तो उस पर भी हमें विचार करना है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिलहाल हम विकासशील देशों की समस्याओं पर चर्चा करें। उसके साथ साथ आप लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार जैसे मुद्दे जो हैं उसमें भारत के नेतृत्व की अपेक्षा की जाती है। हमने तो घोषणा ही कर दी है वसुधैव कुटुंबकम, धरती ही परिवार है। तो जब धरती परिवार है तो धरती भर का ठेका हम ही ने लिया है। भाई परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठाएंगे तो फिर और किसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? तो जब हमने पूरी वसुधा को ही अपना परिवार मान लिया है, अमेरिका हमें अपना परिवार माने न माने, लेकिन हम मानते हैं कि अमेरिका हमारा परिवार है, हम मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हमारा परिवार है, हम मानते हैं कि रूस हमारा परिवार है, और नालायक चीन भी हमारा परिवार है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पूरी वसुधा को अपना कुटुंब मान लिया है, तो फिर सबकी चिंता, सबके ध्यान रखने की जो जिम्मेदारी है, दायित्व है, वो भी हमारे कंधों पर। ठीक, कोई हमें दे या न दे, वो हमारा नैतिक कर्तव्य है। इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और विविधता उसे नैतिक नेतृत्व प्रदान करती है। और हालांकि आप एक चीज और जोड़ सकते हैं कि आंतरिक विकास यानी देश का अंदरूनी विकास, अंदरूनी डेवलपमेंट। तो आंतरिक विकास जो है वो अगर हम अपने स्तर से देखें इसे, तो सामाजिक समावेशन और आंतरिक विकास, ये दोनों चीजें हैं, ये क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एक तो हम अंदर से विकसित हो, और दूसरा ये कि जो सामाजिक समावेशन है वो बेहतर हो, मतलब समाज में समावेशी दृष्टिकोण हो, सभी को समान अधिकार और कम से कम जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूर्ण होती हों, जिससे कि वो असंतुष्ट नहीं होंगे, अपने देश से संतुष्ट रहेंगे।
अब आज के समय में तो ऐसे ही लोगों की बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई है जो कि अपने देश और अपने देश की दशा से असंतुष्ट हैं और देश को छोड़कर भागना चाहते हैं। अभी अगर एक वोटिंग कराई जाए, एक पोल करवाया जाए, मतलब एक जनमत करवाया जाए, तो उसमें जनता में से बहुत सारे लोगों का ये मत होगा। हो सकता है कुछ लोग डर के मारे या संकोचवश न कह पाए, लेकिन मन की जो बात उनकी होगी, भारत में वो रहना नहीं चाहते। और अगर रह रहे हैं, कह रहे हैं कि देश हमारा है, मातृभूमि हमारी है, हम सबकी बात नहीं की जा रही है, अपवाद हर जगह है, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी की बात की जा रही है। तो भारत छोड़कर जाने के इच्छुक, और उसमें से जो रह जा रहे हैं इच्छुक नहीं है ऐसा कह रहे हैं, उसमें से भी बहुत से लोगों की मजबूरी है, पैसा नहीं है, अवसर नहीं है, तो जाएंगे कहाँ? बाहर जाने के लिए, यानी विदेश के अच्छे देशों में, जो अच्छे देशों का मतलब जीवन शैली के लिहाज से, बेहतर वातावरण पर्यावरण के लिहाज से, तो उस मामले में जो देश हैं वहाँ पर टिके रहने के लिए उनके पास एक रोजगार होना चाहिए, वहाँ की भाषा की समझ होनी चाहिए और अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, है ना? तो ये सब उनके पास है नहीं, तो इसलिए भारत में रह रहे हैं। लेकिन अगर एक मतदान जैसा करवाया जाए तो उसमें मैक्सिमम लोगों का ये मत आज के समय में दिखाई देगा। तो देश के आंतरिक हिस्से में ही लोग असंतुष्ट रहेंगे तो देश की अस्थिरता और बढ़ेगी ना। तो भारत के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती है। और उसके साथ साथ आप यहाँ पर ये लिखें कि अब समापन कर दीजिए, काफ़ी कुछ इसमें लिखा, ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ये तो बता के बोल के बताया गया मौखिक तौर पर। जब आप लिखेंगे इसी चीज़ को फैलाकर तो ये विस्तृत हो जाएगा, विस्तार ले लेगा, और इतना ही लिखने में आपके 700 शब्द के आसपास छू लेगा। अब इसके बाद जो आप जोड़ेंगे उपसंहार, वो इसका अंत होगा। और समापन कर दीजिए। समापन में आप लिख दीजिए कि विश्व व्यवस्था में भारत का उदय अवसरों के साथ उत्तरदायित्व की भी बात करता है, और संतुलित नैतिक और समावेशी दृष्टिकोण से भारत वैश्विक शांति और विकास में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। और यह कह के समाप्त कर दीजिए। तो इसमें इतना ही।